आज हम आपको वास्तविक संख्या से प्रश्नावली 1C के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें हम प्रश्नावली 1C जो है इनमें 4 जो पॉइंट है आपको याद रखने होंगे। अगर ये आप 4 पॉइंट नहीं याद होंगे तो आपको प्रश्नावली अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। तो आप इस प्रश्नावली में पहला पॉइंट जो है, मान लीजिए m एक अभाज्य संख्या है। मान लिया मैंने कि m एक अभाज्य संख्या है। यदि m p स्क्वायर को विभाजित करता है तो m p को भी विभाजित करेगी। तो m किसको भी विभाजित करेगी? p को भी विभाजित करेगी। जहां p एक हमारी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो ये बात याद होनी चाहिए कि यदि m जो है p स्क्वायर को विभाजित करता है तो m p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे में आप समझेंगे बेटा, जैसे में क्या है, जैसे कि p स्क्वायर है, ठीक है, जैसे यहाँ पर करेंगे 15 है, 15 का अगर होल स्क्वायर किया, अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं तो अगर 5 का भाग 15 का होल स्क्वायर में जाएगा तो 15 में भी 5 का भाग चला जाएगा। ऐसे ही अगर हम कह सकते हैं 6 का होल स्क्वायर, या हम ले सकते हैं 7, ये 6 ले लो, 6 का होल स्क्वायर। अगर 6 में हम 2 का भाग दे रहे हैं तो 6 में भी 2 का भाग दे सकते हैं। तो यही एक प्रमेय है या एक नोट याद रखना है इस प्रश्नावली में, कि जब सवाल लगाएंगे तब इसका यूज होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे p बटे q एक क्या है? प्रमेय संख्या होती है, इसे हम अंश बटे हर के रूप में कहते हैं। जहाँ q 0 के बराबर नहीं है, जहाँ p q और q क्या है? हमारे पूर्णांक है, और p q का HCF सदैव एक होता है। p q का HCF सदैव कितना होता है? एक होता है। तो यह एक प्रमेय संख्या होगी। अगर p और q का HCF एक निकले तो वह संख्या हमारी सदैव क्या कहलाएगी? प्रमेय संख्या कहलाएगी। तो ये क्या याद रखना है। उसके बाद तीसरा है, कभी भी अप्रमेय संख्या और प्रमेय संख्या बराबर नहीं होती। एक बात और याद रखो कि कभी भी अप्रमेय संख्या जो है वो प्रमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। और चौथा पॉइंट है, p q को घटाने, जोड़ने, गुणा, भाग करने पर प्रमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अगर हम जोड़ेंगे, घटाएंगे और गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो हमें सदैव प्रमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे बेटा हम समझ लो भाई, जैसे में जैसे कि 5 संख्या है हमारी, 5 में अगर हम क्या कर दें, घटा दें 1 तो बराबर 4 आया। अगर हम इसके बटे कर दें तो भी ये प्रमेय संख्या हो जाएगी, है ना। ऐसे ही अगर हम 5 में 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगी? 6 बटे 1, ये भी प्रमेय संख्या हो जाएगी। यदि हम क्या कर दें, 5 में 1 का गुणा कर दें तब भी हमारे एक प्रमेय संख्या रहेगी, है ना। अगर हम क्या करेंगे, 5 में 1 का भाग दे दें तब भी एक प्रमेय संख्या रहेगी। तो ये बात समझ में आई ना? ठीक है, तो अब देखो प्रश्न हमारा पहला क्या है, इसी जो नोट हमने आपको लिखा है उसी पर आधारित हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक प्रमेय संख्या नहीं है। एक प्रमेय संख्या नहीं है। तो ऐसे सवालों को सदैव हम उल्टा करके लगाते हैं। अगर वो कह रहा है प्रमेय संख्या नहीं है तो हम क्या कहेंगे? प्रमेय संख्या है। ठीक, मानेंगे क्या? प्रमेय संख्या है। अगर वो कहता है अप्रमेय संख्या है तो हम कहेंगे प्रमेय संख्या है। तो उसका उल्टा करके अगर हम जब सिद्ध करेंगे, जब उस यह हमारी हम मानेंगे प्रमेय संख्या है, तो लास्ट में जब हम हल करेंगे तो उसके क्या आएगा? विपरीत आएगा। क्या आएगा? विपरीत। यह हमारा कथन कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और जब गलत हो जाएगा तब हम कह देंगे यह हमारा कथन गलत है, और तब हम कह देंगे यह संख्या अप्रमेय संख्या नहीं है। ठीक, तो इसी अनुसार से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, तो बेटा देखो, सबसे पहले हम इससे क्या मान लेंगे? माना ठीक, माना अब ये हमारी क्या है?
3 अंडर रूट 3 क्या है? परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया बेटा? उसके उल्टा मान लिया। ये कह रहे थे परिमेय संख्या नहीं है, हमने उल्टा मान लिया। क्या मान लिया? परिमेय संख्या है। ठीक। अब देखो भाई, अब इसको क्या करेंगे बेटा? परिमेय संख्या बेटा किस रूप में होती है? 3 अंडर रूट 3 बराबर p बटा q। अब भाई यहाँ पर देखो, हमने आपको एक चीज बताई थी, ठीक, एक नियम बताया था बेटा। कौन सा नियम बताया? दूसरा नियम बताया था ना, कि जब हम इस प्रकार का हो तब हम क्या लिखते हैं बेटा? q इज नॉट 0। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? p और q हमारे क्या है? पूर्णांक है, और इसका HCF सदैव कितना होता है? 1 है। तो यहाँ लिखते हैं p q इज नॉट 0, तो लिख देंगे p कोमा q का HCF कितना होता है? 1 होता है। ठीक। अब यहाँ पर बेटा क्या करेंगे? 3 अंडर रूट 3 बराबर, अब यहाँ पर क्या कर लो? बटे कर लो, कैंची क्या कर लेंगे? गुणा। तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा? q बराबर p। इतनी बात समझ में आई ना? अब यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा? इस 3 को इसके बटे कर देंगे। क्या कर देंगे? इसके बटे। अब यहाँ पर जब इतना कर लिया मैंने, तो ये देखो 3 अंडर रूट 3 यहाँ पर रखेंगे। अंडर रूट 3 बराबर p बटा 3q। p बटा 3q इस तरह लिख लिया। अब बेटा एक ये क्या है? p बटा 3q एक क्या है? एक बताओ, p बटा 3q हमारी क्या है भैया? बताओ परिमेय संख्या है। और हमने आपके क्या बताया थी? p और कोमा q आपके क्या है? पूर्णांक है। क्या लिख सकते हैं? p कोमा q क्या है? पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं p बटे 3q एक क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। ठीक। अब उसके बाद बेटा देखो यहाँ पर p बटा 3q हमारी क्या है? परिमेय संख्या। ये बात समझ में आई ना? अब इसी प्रकार से जब हमारी p बटा 3q हमारी क्या है? परिमेय संख्या है, तो परंतु अब ये इसे डाल दो समीकरण नंबर 1। ठीक। तो हम लिख सकते हैं परंतु समीकरण 1 से हमें क्या है? 1 से हमारा समीकरण 1 क्या है बेटा? अंडर रूट 3 बराबर p बटा 3q है ना? अब बेटा ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 बराबर p बटा 3q ये क्या है आपकी? जो कि एक अपरिमेय संख्या है। जो क्या है? अपरिमेय संख्या। जो कि एक अपरिमेय संख्या है। जो कि एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो बेटा देखो, अब यहाँ ये क्या हो जाएगी बेटा? अंडर रूट 3 आपकी क्या है? अंडर रूट 3 और p बटा q। हमने आपको तीसरा पॉइंट आपको लिखाया था कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होती है। ठीक। कभी बराबर नहीं होती है। अब यहाँ पर बेटा जो क्या है? बराबर नहीं होती। देखो अंडर रूट 3 जब अपरिमेय संख्या हो सकता है, तो p बटा 3 भी अपरिमेय संख्या। तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जब अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है, तो p बटा 3 भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक। तो बेटा हम क्या लिख देंगे? p बटा 3q क्या है हमारी? अपरिमेय संख्या है। अब बेटा एक चीज समझो, जब इन्होंने देखो यहाँ पर दो बातें होगी। यहाँ पर देखो इसी संख्या को इन्होंने क्या कह दिया? परिमेय संख्या। और इसी संख्या को क्या कह दिया? अपरिमेय संख्या। तो इसमें क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। यहाँ दो बातें कैसे हो गई? एक संख्या को दो चीजें कैसे कह सकते हैं, है ना? तो ये परिमेय संख्या थी, हम अपरिमेय संख्या, ये क्या बोल रहे? अपरिमेय संख्या है ना? ये क्या हमारी? अपरिमेय संख्या। तो ये बात समझ में आएगी नहीं?
तो यहाँ पर दो बातें हो गई, p बटा 3q एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पर क्या हो गई, p बटा 3q एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः यह क्या है, यह कथन कैसा हुआ, यह कथन हमारा विपरीत है। इस कथन के कैसा है, विपरीत है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः यह कथन पूर्व कथन के विपरीत है। तो लिख देंगे अतः यह कथन पूर्व कथन के विपरीत पूर्व कथन के कैसा है बेटा, विपरीत है। अतः हमारा कथन कैसा है, गलत है। अतः हमारा कथन कैसा है, गलत है। कैसा है, गलत है। तो √3 कैसा है बेटा, √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, तो यहाँ क्या था हमारा, ठीक है, हमारा कथन कैसा है, गलत है। ठीक, तो प्रश्न नंबर हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न नंबर है, क्या है, दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें इसमें सिद्ध करनी है। तो इस प्रकार के सवाल जब अपरिमेय संख्या कह रहा है तो हम क्या मानेंगे, उसका विपरीत क्या मानेंगे, अपरिमेय संख्या। तो मानेंगे माना √5 क्या है बेटा, शांत, √5 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब बेटा √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो अब इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, √5 बराबर p बटा q, जहाँ q इज नॉट 0 और p कोमा q का HCF बेटा कितना होता है, HCF एक होता है। तो हमें एक से p और q का हमारा HCF कितना आ जाए, एक आ जाए, कितना आ जाए, एक आ जाए, तो हमारा ये परिमेय संख्या है। अगर नहीं आएगा तो हम उसको क्या कह देंगे, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर इसे हल करेंगे तो किस प्रकार से हल करेंगे बेटा, देखो यहाँ पर क्या कर लेंगे, कैंची गुणा कर लेंगे। तो हमारा कैंची गुणा जब करेंगे तो हमारा क्या आएगा बेटा, देखो सुनो इधर, देखो ये हमारा इधर हो जाएगा p बराबर 5 √q, 5 √q। अब क्या करेंगे बेटा, दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्ग, दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, p² बराबर √5p का होल स्क्वायर, p² बराबर, इससे स्क्वायर से ये गया कट 5 और p²। ये बात समझ में आई ना। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, p² का इसमें भाग दे देंगे। यहाँ पर q था बेटा इधर एक तरफ, ये जो है इधर गुणा हुआ ना भाई, तो ये क्या है, यहाँ पर क्या था, q, क्या है बेटा, q। अब यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, अब देखो p² बटे 5 बराबर q² बराबर q²। अब यहाँ पर जब हमारा q² बराबर बेटा कितना आएगा, इस तरह लिख सकते हैं, q² बराबर p² बटे 5। अब बेटा देखो p² बटे 5 एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, क्या है, पूर्णांक है। तो हम क्या लिख देंगे, p² बटे 5 क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। अब जब हमारा ये p² बटे 5 हमारा क्या है, पूर्णांक है। ये बात समझ में आई ना। जब ये पूर्णांक है, आपको हमने पहली प्रीमेय जो हमने बताई थी, पहला पॉइंट जो लिखाया था नोट में, क्या लिखाया था, अगर हमारा m से p² कट सकता है तो m से p भी विभाजित हो सकती है। तो यहाँ पर भाई हमें कंडीशन लिख देंगे, p² 5 से विभाज्य है। p² जो किससे है बेटा, p² 5 से कैसी है, विभाज्य, या क्या लिख सकते हैं, भाज्य। क्या है, से भाज्य है, क्या बेटा, भाज्य। तो जब p² 5 से विभाज्य है तो p
डी जो है 5 से पी भी 5 से कैसी होगी, भाज्य होगी। कैसी होगी बेटा, भाज्य होगी। तो अब इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, p बटे 5 बराबर, इसे मान लेंगे केवल, p बटे 5 बराबर केवल। तो इसे हम क्या कर देंगे बेटा, अब यहाँ पर क्या कर देंगे, p बराबर इसके क्रॉस गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 K1 क्या हो जाएगा, 5 K1, यहाँ पर आ गया 5 K1। अब यहाँ पर क्या कर देंगे पुनः, अब देखो p का मान कहाँ रख देंगे, इस समीकरण, ये समीकरण 1 डाल दो, इसे क्या डाल दें, समीकरण नंबर 1, ठीक, समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा, देखो सुनो, p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो बेटा यहाँ पर रख दो, क्यू स्क्वायर बराबर p का मान कितना है, 5 K1 का होल स्क्वायर बटे कितना है भाई, 5 है ना। इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 K1 स्क्वायर बटे 5, काट देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 5 क्यू स्क्वायर बराबर बेटा कितना हो जाएगा, 5 K स्क्वायर K1 स्क्वायर। अब 5 को इसके बटे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे 5 इक्वल K1 स्क्वायर। अब हम क्या लिख देंगे बेटा, K1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। अब भाई यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार से लिख देंगे हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, अब समझना, इसको डाल दो समीकरण नंबर 2, इसको क्या डालना है, समीकरण नंबर 2। अब भाई यहाँ लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बटे 5 हमारा क्या है, पूर्णांक है, ये क्या है, पूर्णांक है। जब ये हमारा एक पूर्णांक हो गया तो हम लिख सकते हैं बेटा, क्यू स्क्वायर जो है 5 से कैसा है, भाज्य है। क्यू स्क्वायर जो है 5 से भाज्य है। अब जब क्यू स्क्वायर जो है 5 से भाज्य है तो क्यू भी जो है, क्यू भी 5 से कैसा होगा, भाज्य होगा, 5 से भाज्य होगा। तब जब 5 से भाज्य क्यू बटे क्या कर देंगे, 5, इसे क्या मान लेंगे, K2, क्या मानेंगे, K2 इतनी बात समझ में आई ना। इसका गुणा कर देंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 5 K2। इसे क्या लिख देंगे बेटा, समीकरण नंबर 2, इसे बेटा डाल देंगे 3, इसे डाल देंगे 4। अब समीकरण क्या कर देंगे, समीकरण बेटा क्या हो जाएगा, समीकरण 2/4 से, समीकरण 2/4 से। तो बेटा समीकरण 2/4 हमारा क्या है, देखो भाई p बराबर कितना है, p बराबर 5 K1 और q बराबर कितना है, 5 K2। अब यहाँ पर देखो हम इसका HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे, HCF। तो बेटा ये देखो, ये कॉमन भाई इसमें दोनों जगहों पर क्या कॉमन दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ये और ये। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 5। वैसे HCF होना कितना चाहिए, 1। तो P, अब यहाँ पर P लिख देंगे हम बेटा, यहाँ पर क्या लिख देंगे, P, Q का HCF कितना आया, 5 आया। लेकिन यहाँ लिखेंगे, लेकिन P, Q का HCF कितना आना चाहिए बेटा, HCF कितना होना चाहिए, HCF 1 हो, कितना हो, 1 हो। अब यहाँ पर बेटा लिखा कितना था, HCF कितना था, 1, और हमारा निकल के कितना आया, 5 कितना निकल गया, 5। तो हमें होना कितना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यह हमारे कथन के कैसे है, विपरीत है, यह हमारे कथन के विपरीत है। तो यहाँ लिख देंगे, यह हमारे कथन के विपरीत है, यह हमारे कथन के कैसा है, विपरीत है। तो ये हमारे कथन के विपरीत है, तो √5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या हमारे कथन के विपरीत है। तो हमारा कथन कैसा हो गया, गलत। तो हमारा कथन कैसा है, गलत है, ठीक है, गलत है। तो अब लिख सकते हैं √5 अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये हमारा प्रूफ,
ठीक। नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमें बात सिद्ध करनी है। देखो, तो इसके हम विपरीत मानेंगे। क्या मानेंगे? विपरीत। तुम क्या लिखेंगे? 3 + 2 √ 5 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तुमने इसकी क्या मान लिया बेटा? विपरीत मान लिया। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 3 + 2 √ 5 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q। अब यहाँ पर बेटा इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा? सुनो, Q = 0। तो P, Q क्या है? पूर्णांक है। क्या बेटा? पूर्णांक है ना बेटा? तो इसका HCF P, Q का HCF कितना होना चाहिए? HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक। तो अब यहाँ पर इसे हल करने के लिए बेटा 3 को उस साइड लेके जाएंगे। ठीक। तो क्या हो जाएगा? 2 √ 5 बराबर P/Q और -3। भाई ये बात समझ में आई आपको? तो ये हम उस साइड लेके गए। अब इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 2 √ 5 = P/Q। अब इसका एलसीएम बेटा कितना आएगा भाई? Q आएगा एलसीएम। तो यहाँ हो जाएगा -3Q। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? तो इसे हम क्या, देखो भाई, अब ये क्या है बेटा? 2 लगे हुए हैं। अभी 2 को इसके क्या कर देंगे? बटे कर देंगे। गुणा में इधर आ जाएंगे भाग में। तो क्या कर देंगे? √ 5 बराबर P - 3Q/2Q। अब यहाँ पर हमने बोल चुके हैं हम क्या कि P, Q क्या है? पूर्णांक है। यहाँ क्या लिख देंगे? P, Q क्या है? हमारे पूर्णांक है। तो बेटा ये P/Q के रूप में यहाँ पर देखो भाई, P और Q को घटाया गया है। अब हम जब P और Q को घटाएंगे तो हम उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। हमने लास्ट वाली एक पॉइंट लिखाया था, लास्ट वाला पॉइंट लिखाया था, P, Q को घटाएं, जोड़ें, गुणा करें, भाग करें तो वो परिमेय संख्या रहता है। तो P को हमने घटा हुआ है, यहाँ पर भाग किया, तो ये रहेगा क्या? परिमेय ही संख्या रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? P - 3Q/2Q। ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है बेटा। ये बात समझ में आई है? ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन इसे डाल देंगे समीकरण 1, है ना? तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 यही तो है ना? √ 5 बराबर P - 3Q/2Q -2Q। ये हमारी क्या है? जो कि एक अपरिमेय संख्या है। जो कि क्या है? जो कि एक अपरिमेय संख्या है। भाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो भाई ये देखो √ 5 क्या है? बराबर किसके है? P - 3Q/2Q। ये क्या है? अपरिमेय संख्या बेटा। जब ये हमारी अपरिमेय संख्या है, समझ में आई ना? हमने आपको तीसरा पॉइंट लिखाया था। ठीक। क्या लिखाया था? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होती है। तो ये बराबर नहीं हो सकती है ना? तो हम लिख सकते हैं √ 5 ने ये, जब ये तो अपरिमेय संख्या है ही, लेकिन इसको बता रहे हैं जब ये इसके बराबर है तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी यहाँ पर। तो क्या लिख देंगे? P - 3Q/2Q अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है बेटा। अब एक चीज देखो, एक संख्या जो है 2 बातें नहीं हो सकती उसकी बेटा। P - 3Q, यहाँ पर ये क्या कह रहे थे? परिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अपरिमेय संख्या। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अपरिमेय संख्या। तो यह हमारे कथन के कैसे है? विपरीत है। तो यह हमारे कथन से कैसा है? विपरीत है। तो हम लिख देंगे बेटा, यह हमारे कथन से कैसा है? विपरीत है। तो यह हमारे कथन के कैसा है?
विपरीत है, विपरीत है, अतः यह कथन कैसा हुआ? गलत। अतः यह कथन गलत है। यह कथन कैसा हुआ? गलत है। तो हम क्या कह सकते हैं? 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न हल हुआ। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार का सवाल हम प्रश्न नंबर 2 में आपको बता चुके हैं। कौन सा बताया था? प्रश्न नंबर 2 जो था उसमें क्या था? अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये हमने आपको सिद्ध करके दिखा चुके हैं। उसी हिसाब से इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं। जहां पर 5 थे ना, उसमें पूरे सवाल में आपको क्या करना है? जिस जगह पर 5 थे ना, उस जगह पर आपको क्या करना है? 7 कर देना है और टोटल पूरा सवाल वैसे ही कर देना है। आप ये प्रश्न आप घर से हल कर लेंगे ना, ठीक है? तो आपको घर से इस प्रश्न को हल कर लेना है। कल हम आपको क्या पढ़ाएंगे? प्रश्न नंबर 5 को हल करके बताएंगे।